सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे? जी, मेरा नाम रमेश चंद्र विद्रोही है और अलीगढ़ का हाथरस का रहने वाला हूँ। प्रॉपर स्थायी रूप से अलीगढ़ में रेलवे से रिटायर्ड हूँ। क्या कारण है जो आज आपके हाथ में इतने पेपर हैं और किन मामलों से आप व्यथित हैं जो आप अपनी बात को रखना चाहते हैं? जी, असल मेन मुद्दा है, मेरी समस्या है। मैंने 100 गज जगह लेकर के सिकंदराबाद में, जब मैं रेलवे सर्विस के दौरान जब सर्विस करता था, अपनी बीवी के नाम में मैंने 100 गज जगह खरीदी थी और फिर उस पर दुकान बनवा दिया। दुकान बनवाने के बाद मेरे ससुर ने कहा, बोले बाबूजी इसे किराए पर दे दो अपने सालों को। मैंने कहा मैं किराया तो लूंगा नहीं, और देख रेख के लिए, क्योंकि मुझे देख रेख की जरूरत है, मेरी अमानत के रूप में आप इसे स्वीकार कर लीजिए, जब चाहूं तब मुझे वापस कर दीजिए। तो मैंने उन्हें अपनी दुकान बिना किसी किराया उसके मैंने उन्हें दे दिया और 2004 में मेरी बात एक्सपायर कर गई। उसके बाद उनकी नीयत बिगड़ गई। 2005 में मेरी सास एक्सपायर कर गई, 2006 में ससुर भी एक्सपायर कर गए। साले मेरे दोनों ही सौतेले साले थे, उनकी नीयत बिगड़ गई। बड़े साले ने मुझे चीरन दे दिया, बोले आप हमसे खाली नहीं करा पाएंगे। फिर बड़े साले ने छोटे साले से, जिसके कब्जे में थी दुकान, उससे जाकर के जो है आधी दुकान मांगी, उसने देने से इनकार कर दिया। तब फिर उसने, बड़े साले ने एसडीएम के यहाँ फिर एक मुकदमा कायम करा दिया झूठा, कि साहब जो है ये दादालाई जमीन है और ये अकेला एक भाई उससे कब्जा कर रहा है, मुझे नहीं दे रहा है। वो आज तक मुकदमा 2013 का चला हुआ मुकदमा आज भी एसडीएम के यहाँ यथावत। आखिर दादालाई संपत्ति को उसने सिद्ध क्यों नहीं कर पाया? वो सिद्ध इसलिए नहीं कर पाया कि उसी दौरान जो छोटा भाई जो कब्जे में थी जिसकी दुकान, उसने ये बताया कि दादालाई नहीं है, और दादालाई न साबित करने के लिए उसने एक फर्जी वसीयत बनवाई और उसने उसमें अपना बेनामा भी दिखाया। जो कंप्लेंट किया एसडीएम के यहाँ, ये भी दिखाया कि साहब ये दादालाई जमीन नहीं है, बल्कि मेरे बहन बहनोई की जमीन है। बहन के नाम में बेनामा था, बहन बहनोई ने ही मुझे अमानत के रूप में मुझे ये दी है। ये मेरे पास दस्तावेज मौजूदा है जो एसडीएम की अदालत में जो कब्जाधारी है देवेंद्र, उसने सबमिट किए हैं। उसने स्वयं ये साबित किया है कि ये दुकान दादालाई नहीं है, किसी और की खरीद नहीं, बहन के नाम खरीद थी और बहन ने मुझे जो है अमानत के रूप में काम करने के लिए इसने दे दिया। फिर बाद में उसने दिखाया कि बहन ने मुझे, मैं उसकी सेवा करता था बहनों के पास, मेरे पास वो खूब अमीर है, सरकारी नौकर है, इसलिए बहन ने मेरी सेवाओं से खुश होकर के अपने बच्चों को भी छोड़ करके, अपने बच्चों के हितों को भी ध्यान नहीं दिया और उसने मुझे वसीयत है, जो आज जो है मेरे द्वारा एफआईआर करने पर जो फर्जी साबित हो गई है और कब्जाधारी जेल भी जा चुका है। आखिर जो कब्जाधारी जेल गया वो किन कारणों से जेल गया? आखिर क्या मुख्य कारण रहा जो कब्जाधारी को भी जेल जाना? जी, दरअसल ये है कि उसने जो कब्जा कर दिया, तो मैंने उसके खिलाफ एफआईआर लिखाई, क्योंकि उसने वसीयत बना ली थी जो फर्जी थी। मैंने एफआईआर के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि वसीयत फर्जी है, नकली दस्तखत है। गवाह होने तक जो गवाह है उन्होंने भी ये कह दिया कि ये हमारे दस्तखत है ही नहीं। वकील ने ये कह दिया कि ये मेरा स्टाम्प ही नहीं है, और जो लिखने वाला है वो जो है उसने भी ये कह दिया कि नहीं, ये मैंने नहीं लिखा है।
ऊपर रजिस्ट्रेशन जहां होता है, नामांकन होता है, उनने भी ये कह दिया कि हमारे यहाँ आज तक ये रजिस्टर्ड नहीं। जबकि नियम ये है कि जैसे ही जिसकी वो है वसीयत है, जैसे ही वो एक्सपायर करता है वसीयत करता, उसके तुरंत एक लिमिट है, वो जाकर के जो नामधारी होता है जिसके नाम में वसीयत है, वो कोर्ट में जाकर के चैलेंज करता है कि अमुक संपत्ति का मैं मालिक हूं, दस्तावेजों पेश करता है और फिर कोर्ट के द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है वसीयत का। जो असली जो वारिस जो होते हैं उनको भी बुलाया जाता है, सबके सामने परीक्षण करने के बाद ही कोर्ट ये निर्धारित करता है कि वसीयत असली है या फर्जी है। अगर असली है तो उसे सौंप दी जाती है, नकली है तो उसे कैंसिल कर दिया जाता है। तो मैंने उसे नकल जांच, पुलिस जांच में सारे साक्ष्यों के आधार पर वो नकली साबित हो गई। तो जेल जो गया वो अमानत में खयानत के अपराध में नहीं गया, वो गया आईपीसी की धारा 420, 465, 66, 68, 471, 120 यानी फर्जी दस्तावेज तैयार करने में और उनको अमल में लाने में। क्योंकि उसने कोर्ट में भी पेश कर दिया कि ये मेरी बहन दे गई थी, इसलिए उसमें 471 भी लगता है। तो इस अपराध में वो जीत गया। पुलिस ये कहती है कि बहाने बनाते थाना नई एफआईआर करते समय, कहीं सब कोर्ट में केस चल रहा है, जबकि कोर्ट में केस अमानत में खयानत के मामले में नहीं है, बल्कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले। अमानत में खयानत का मामला दूसरा है। जब पुलिस ने मेरी एफआईआर नहीं लिया और जब मैंने आमंत्रण वगैरह किया, तब जाकर के पुलिस ने मजबूर होकर के 337/25 मेरी एफआईआर ली। आखिर ऐसा क्या कारण रहा जो आपकी एफआईआर लेने से पुलिस लगातार मना करती रही और क्यों नहीं ली गई वो एफआईआर? उसका कारण एक तो ये है कि पुलिस महकमा हद से ज्यादा भ्रष्ट है। बिना पैसे के कोई काम होता ही नहीं। अलीगढ़ में भी जो मैंने 2022 में जो एफआईआर कराई थी, उसमें वसीयत उसके मामले में, वसीयत के मामले में, तो वहां भी मुझे डीएम के यहाँ हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ा। जब हंगर स्ट्राइक पे बैठा तब मजबूर होकर के डीएम ने मेरी एफआईआर ली। उससे कई वर्ष, 2-4 वर्ष पहले तक मैं एसपी, थाना, सीओ अलीगढ़ में तमाम कोशिश कर चुका। जो अलीगढ़ पुलिस से कहता था एफआईआर करने के लिए, तो अलीगढ़ पुलिस कहती कि तुम्हारी संपत्ति तो सिकंदराबाद में, वहां जाइए। और जब मैं वहां जाता था सिकंदराबाद में अपने के भाई ये बच्चे बोले, वो कहते थे कि नहीं अलीगढ़ में जाइए। मजबूर था मैं, फिर हंगर स्ट्राइक पे बैठा, तब जाकर के मेरी सन 2022 में मेरी एफआईआर हो गई। मैं रिश्वत नहीं देता था उनको, इसलिए मेरा कोई काम नहीं होता था। अल्लाह एफआईआर इसलिए नहीं लिखी गई तो वो टहलाते रहे कि आप यहाँ के रहने वाले हो, आप यहाँ एफआईआर करो, आप यहाँ अधिकारी नहीं सुनेंगे, आप वहां जाइए। ऐसा क्यों और कब तक चलता रहा? ये आज तक भी चल रहा है। भले ही वो जेल चला गया है, ये सिद्ध हो चुका है कि उसकी वसीयत फर्जी है, वो जेल भी जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरी दुकान पे से कब्जा नहीं हटा रहा है। पुलिस में वो जो है वो साठगांठ बनाए रखा, क्योंकि उसका अपना साला है, मेरे साले का साला, वो स्वयं पुलिस का दरोगा है, 2 स्टार या 3 स्टार। वो आकर के कोतवाली में जाकर के अपने रिश्ते का बहाना बना करके उनको साथ देता है, बोले मेरी बहन का मसला है। इसलिए वो लोग थाना कोतवाली मुझे बार बार, मैं जाता हूँ, आश्वासन देते हैं, मुझे चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, छाती ठोक करके। वहां का एसएचओ कहता है कि बिदोई जी जमीन तुम्हारी है तो बीको मिलेगी, अब थोड़ी सी है, कोई न कोई बहाना बना लेता, अब होली है कि दिवाली है, क्या है, हाँ तुम्हारी जमीन हम दिलवाएंगे, लेकिन नहीं दिलवाता।
जब लिखा पढ़ी में बात आती है तो वही SHO, वही CO ये कह करके टाल देता है कि साहब इनका मुकदमा चल रहा है। जो दोनों भाइयों में मुकदमा चला नहीं, मुझसे कोई लेना देना नहीं है, उसका एक हवाला दे देता है, दूसरा हवाला दे देते हैं वो पुलिस वाले के साहब इनका 2022 में मुकदमा चला जिसमें वो जेल गया है। जबकि अमानत में खयानत का ये मसला दूसरा है। वो फर्जी वसीयत में गया और फर्जी वसीयत में पुलिस ने जो चार्जशीट लगाई है उसमें भी कोर्ट से ये नहीं कहा कि इनकी जमीन को वापस दिलाया जाए। ये अपील नहीं किया कोर्ट से पुलिस ने ये कहा कि फर्जी दस्तावेज है और फर्जी दस्तावेज तैयार करने की एवज में इसको अपराधी को उचित कारावास की सजा सुनाई। दोनों केस अलग है। दोनों केस अलग है। जमीन आपकी, फर्जी वसीयत आप उसने कराई, लेकिन न्यायालय इस बात को क्यों नहीं कह रहा है कि आपकी जमीन है और आपको अधिकार क्यों नहीं दिलाया जा रहा? खयानत का मसला है, ये सिविल का मैटर नहीं है। जबकि पुलिस और आरोपित ये दोनों ही ये चाहते हैं कि मैं गुमराह होकर के किसी सिविल कोर्ट में चला जाऊं और 20 सालों तक 50 सालों तक मैं केस में उलझा रहूं, जो इस देश की न्याय व्यवस्था की स्थिति है। छोटे छोटे मसले होते हैं वो भी न्याय व्यवस्था तारीख। यहाँ अलीगढ़ में ही मेरे कई केस चल रहे। अलीगढ़ यहाँ 10-12 साल हो गए और अभी केस का कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं श्रमिकों का नेता हूं। मैं श्रमिकों को हित सुधार के लिए लड़ता हूं। 2015 में यहाँ के श्रम विभाग में जमी आयशा नाम की उस समय वो थी, इसमें DL थी, उसने मुझे पिटवाया अपने ऑफिस में अपराधियों से और भी मेरे खिलाफ FIR कर दी। आज तक उसकी उस जबी आयशा नाम की DLC की आज तक गवाही तक नहीं हुई है उसे। आखिर और 10-12 साल हो गया कोर्ट का ये हालत है। इसलिए पुलिस और आरोपित ये चाहते हैं कि मैं सिविल कोर्ट में उलझ जाऊं। आखिर जो आपकी दुकानें हैं, जो आपकी संपत्ति है, उस पर कभी आपने ये कोशिश की है कि उन दुकानों को हम दोबारा देखने जाएं या कभी उन पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया था क्या? जी हाँ, जब आरोपित मेरा साला जेल चला गया उसमें जो फर्जी वसीयत बनाने में, तो मुझे पुलिस ने ये राय दी कि आप जो है विद्रोही अब अपनी दुकान की तरफ मत जाना, वहां तुम्हारी दुश्मनी बढ़ गई है, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। लेकिन क्योंकि मुझे अपनी दुकान का जो हाउस टैक्स है वो भी जमा करना था, डेट आ गई थी, मैसेज आ रहे थे कि आप अपनी दुकान का हाउस टैक्स जमा कर जाइए। मैं गया हाउस टैक्स जमा करने के लिए सिकंदरा हूं। तभी मैंने सोचा कि दुकान की हालत भी देख ली, क्योंकि वो तो जो मुख्य आरोपित है वो तो जेल गया। अब मुझे ये जिज्ञासा थी कि आखिर दुकान को कौन चला रहा है, वो तो जेल गया। तो मैं जिज्ञासा बस वहां दुकान पे गया, दुकान खुली हुई थी। मैंने लोगों से पूछा भैया दुकान को कौन चलाएगा, तो उन्होंने कहा कि अरे साहब इधर ही कोई चला गया है, दूसरा कोई किराएदार है और अभी इधर उधर चला गया है। मैंने कहा तब तक मैं अपना जो है हाउस टैक्स जमा कर आऊं नगर पालिका में, सामने नगर पालिका। जब नगर पालिका में मैं हाउस टैक्स जमा करने के बाद मैंने कहा चलो अब देखता हूँ, अब तो किराएदार भी आ गया होगा, कौन दुकान खोलना कैसे खोलना। जब मैं वहां गया दुकान देखने के लिए तो उस दुकान में 3 नए लड़के बैठे हुए थे जो यंग एज थी और एक महिला बैठी हुई थी जिसे मैं जानता नहीं था। बाद में पता चला कि वो आरोपित साला है उसी की बीवी थी, जो वहां अगल बगल वालों ने उसे खबर दे करके उसे बुलवा लिया था कि दुकान के मालिक तुम्हारे बहनोई जो है आए हुए। वो 3 गुंडों को लेकर के योजनाबद्ध तरीके से दुकान के अंदर बैठी थी। मेरा इंतजार क्यों नहीं, क्योंकि उस सलैनी को, क्योंकि नया सेकंड मैरिज हुई थी उनकी, तो मुझसे जानता नहीं था उसका चेहरा।
जैसे ही मैं दुकान के सामने आया तो कहने लगे, गुंडे तू कैसे आए यहाँ दुकान के आसपास, क्यों घूम रहा, क्या देख रहा? ये सेकंड मैरिज का मैटर कब आपको पता लगा? पहले नहीं पता था? नहीं, सेकंड मैरिज जो है उसकी पहली बीवी तो उसे छोड़ के चली गई, कई बस तक वो जो है ऐसे ही रहा। अब उसने जो है दूसरी एक विधवा औरत से शादी कर ली, मतलब रीमैरिज कर ली, और वो बाई दी बी उसका जो महिला है, जो उसकी बीवी है, उसका भाई पुलिस का दरोगा, 2 स्टार या 3 स्टार, उसकी दरोगा की बहन थी। तो क्योंकि मैं आना जाना वहां इतना नहीं है, इसलिए मैं उसका चेहरा जानता नहीं था कि कौन है, फिर आना जाना तो था नहीं। तो उसने जब जैसे उसने मुझसे गुंडा कहा, मैं एकदम सिटपटा गया कि भाई ऐसा व्यवहार मुझे अपेक्षा नहीं थी कि कोई मेरे ससुराल में और मुझसे गुंडा करे मेरी दुकान के आगे। तो मैं सिटपटा गया, अरे नहीं भाई, मैं तो अपनी दुकान देखने अरे का गुंडे। वो आई और उस पर दुकान के उस पर चढ़ी सीढ़ियों पे, और आकर के उसने मेरा गरीबान पकड़ लिया, और पीछे से जो लड़के थे 3 उनने पकड़ लिया, और मुझे ले गई दुकान के अंदर खींच के, दुकान में ली। और उसने जो है जो करके, और उसने मेरे चांचे मारना शुरू कर, उसने और उसके जो गुंडे थे, जब मेरी पिटाई होने लगी तो वहां सामने ही कुछ केला के और वैसे ठेले लगे हुए थे। मैंने जब मैं पिटने लगा तो मैंने उनसे कहा कि भाइयों मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। लेकिन क्योंकि वो ठेले वाले सब उसी के वो थे दुकान के संपर्क में, किसी ने मेरी मदद नहीं, और मैं पिटता रहा। आपने ऐसी कंडीशन में अपनी जान को कैसे सुरक्षित बचाया? तभी उस महिला ने ऑफ कर दी। तभी उस महिला ने एक भूल कर दी भयानक, और वो भूल ये थी, उसने ये घोषणा किया कि ले चलो रे इसको अंदर कमरे में, इसे बंद कर दो, इसने मेरी इज्जत लूटी है। जैसे ही मुझे उसने ये कहा कि इसने मेरी इज्जत लूटी है, तभी मेरा भविष्य मुझे दिखाई दे गया। मैंने कहा यदि मैंने जरा भी लापरवाही किया तो ये औरत मुझे जरा से पास में, उसका मेन दरवाजा था। मतलब आपके साले की पत्नी ने प्री प्लानिंग के साथ आपको फंसाने की साजिश रची कि इसने मेरी इज्जत लूटी है। जैसे ही मुझे उसका इरादे का पता चला तो मुझे अपना भविष्य दिख गया कि मैं चाह करके भी आसानी से इस जेल से नहीं बच पाऊंगी, क्योंकि अभी कपड़े फाड़ेगी, और अभी थाने में इसका वो भाई है जो दरोगा है, और मेरे खिलाफ FIR बलात्कार की कर देंगे। तो जैसे मुझे आनंद में मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं कैसे भी यहाँ से भागूं, तो मैंने तुरंत ही जो उनका इरादा मैंने सुना, तो मैंने तुरंत ही वो धोखा लिया तेजी के साथ। पकड़े हुए थे 3-4 लोग, लेकिन तेजी के साथ मैंने धोखा लेकर के और एकदम बड़ी ताकत के साथ मैंने उनका ये करके बाहों में मारा। तो इतना तेज कॉलर जैसी पकड़ ज्यादा नहीं होती, मैं छूट गया और छुट करके मैं अपनी जान बचा करके भागा। तुरंत मैंने नगर निगम में आकर, नगर पालिका में आकर के मैंने SHO को सूचना दी, अपना कॉल लगा, वो रिकॉर्डिंग लगा करके कि मेरे साथ ये घटना हुई है, अगर कहीं ये लोग साजिश करते हुए मेरे खिलाफ कोई योजना बनाए तो ये गलत होगा, मैं तुम्हें पहले सूचना दिया, इस तरह है गरीबी। तो असल में वो जो है उसमें चालाकी तो चली, लेकिन सही ढंग से नहीं चली। अगर वो मुझे घोषणा करने की बजाय मेरी खातिरदारी करती, चाय पिलवाती, वो एक बढ़िया तरीका था। अगर योजना में सफल होना था, मुझे जीजा कह करके बुलाती, चाय पिलवाती,
और रोडों को इशारा कर देती और झट धकेल देते और फिर ब्लाउज फाड़ के आसानी से क्या हो जाता। तो ये उसने योजना नहीं बनाई, इसलिए मैं बच के भाग गया। आखिर प्रशासनिक अधिकारियों से आपने लगातार संपर्क बना करके रखा, प्रशासनिक अधिकारियों ने अब तक आपके साथ किस किस तरह की कार्रवाई करी, और करी भी तो कितनी आपके हित में करी और कितनी आपके अनित में करी? मैं अब तक अपनी अमानत में खयानत के मामले में एसपी हाथरस से मिला, डीएम से मिला और सीओ से, सबसे मिला, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं किया। एसपी के जो अदालत जो लगती है, जो डीएम की अदालत, तो उसमें कई बार नहीं मिला और मेरे पास इसके साक्ष्य है। डीएम ने भी कई एसपी के द्वारा, जब उनकी मैं उसमें जनता दरबार में गया, एसपी के द्वारा भी सीओ को कई आदेश दिए गए, जिनके सारे प्रमाण है मेरे पास, लिखित है मेरे पास, दस्तावेज मौजूद है उनके आदेश। लेकिन एसडीएम के आदेश को उसने, डीएम के आदेश को एसडीएम ने इसलिए नहीं माना कि मुझसे चौथ चाहता था। 2 लाख रुपए की डिमांड थी उसकी। अच्छा, आपसे 2 लाख रुपए की डिमांड रखी? हाँ, धर्मेंद्र सिंह नाम का एसडीएम। पहले तो मुझे बहकाता रहा, हाँ मैं मदद करूंगा, हाँ मैं। यहां तक मैं बताना चाहता हूँ, जो दोनों भाइयों में जो केस चला, तो उसमें बड़ा भाई जब कोई फैसला नहीं हुआ तो हाई कोर्ट गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट, और वहां से एक आदेश पारित करा के लाया हाई कोर्ट का, एसडीएम हाथरस के नाम, कि उनका केस को डिसाइड 4 महीने के अंदर डिसाइड कर दिया। वो डिसाइड नहीं हुआ। सन 2013 का केस अब तक 26 तक डिसाइड नहीं हुआ। इसी दौरान जब मैं धर्मेंद्र सिंह से मैं मिला और मैंने वो दिखाया कि देखो ये हाई कोर्ट का दिशा निर्देश है, लेकिन हाई कोर्ट के दिशा निर्देश को आप लोग नहीं मान रहे, ये तो अवमानना है हाई कोर्ट की। तो उसने मुझे आश्वासन दिया कि नहीं, हम जल्दी डिसाइड कर देंगे। फिर मुझे उसने ये 2 उंगली दिखाई, एसडीएम ने हंसते हुए। उन 2 उंगली का रहस्य क्या था? हाँ, 2 उंगली दिखाई। तो मैंने जो है, और एक आध बार तो मैंने सोचा कि ऐसे ही जब बार बार हंसे वो धर्मेंद्र सिंह और 2 उंगली दिखाए, तो मैंने पूछ लिया, साहब ये 2 उंगली का क्या मतलब है, जरा मुझे बताइए क्या है। सो एसडीएम एकदम आग बबूला, और आग बबूला होकर के और अपने उनको वो पुलिस को बुला करके मुझे धक्के मार के बाहर निकल पाया, धक्के मार। तब मैंने वहां फिर भी मैंने, क्योंकि मामला स्पष्ट नहीं था, फिर भी मैंने अपना अपमान का बदलने के लिए जब मैं लेटा, उनके गाड़ी के आगे लेटा, मेरे पास। आप गाड़ी के आगे लेटे? हाँ। वो किसकी गाड़ी थी जिसके आगे? एसडीएम की गाड़ी के आगे लेटा। वो एसडीएम महोदय का नाम पता है? धर्मेंद्र सिंह नाम है उनका। वो बीच में ट्रांसफर होकर के वो क्या ओडीसी होता, क्या होता, डीएम के बगल में जो बैठते हैं, उसने काम किया कई साल तक। और अब मुझे सूचना मिली है तो वहां से फिर पुनः सिकंदराबाद में वही धर्मेंद्र सिंह फिर आ गए। आज फिर विराजमान है? आज भी वो एसडीएम वही है। मैंने जब उसने मुझे ये उंगली दिखाई और मेरा घोर अपमान किया, तब मैंने फिर पर्सनली तौर पे भी मैं कई बार मिला। मैंने कि महोदय, तो मुझे बार बार निकाला जाता था। फिर मैंने जनता दरबार में भी मैं गया, वहां का जो डीएम मौजूदा थे वो जनता दरबार में, एसपी मौजूदा थे, तब मैं एसपी की गाड़ी की आगे भी लेटा कि मुझे न्याय दो, लेकिन मुझे वहां से उठवा लिया गया। फिर मैंने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर के भी मैंने एक आंदोलन किया, मतलब प्रदर्शन किया खुले रूप में। मैंने सबके सामने बताया, और उसी एसडीएम की जो एसडीएम और डीएम का जनता दरबार भी लगा था, जनता दरबार, सारे अधिकारी मौजूदा थे,
और तब मैंने ये कहा कि एसडीएम ने मुझसे 2 लाख रुपए मांगे हैं, डीएम साहब मुझे न्याय दिलाइए, मैं कहां से लाऊं 2 लाख रुपए, मेरे पास कहां से, मैं रिटायर्ड कर्मचारी, रिटायर्ड आदमी, कहां से लाऊंगा मैं 2 लाख रुपए। लेकिन फिर भी मेरे इसका कोई, यहां तक कि मैं एसडीएम के कोठी के आगे भी मैंने धरना दिया, एसडीएम की कोठी के आगे, उसके वीडियो मेरे पास। मैंने कहा भ्रष्ट एसडीएम मुर्दाबाद, भ्रष्ट एसडीएम मुर्दाबाद। मेरा ये कहना है कि अगर एसडीएम या कहता है या डीएम कहता है, डीएम ने ये कहा कि नहीं ये 2 लाख का मामला हटा दो, हम तुम्हारी समस्या हल कर देंगे। मेरा ये सवाल है कि अगर 2 लाख रुपए जो का मैं कह रहा हूं तो गलत आरोप है मेरा, और डीएम के दरबार में भी, डीएम से भी मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा एसडीएम मुझे 2 लाख रुपए मांग रहा है, तो मुझसे सवाल नहीं करना चाहिए पुलिस को या उसको बुला करके। अगर उन्होंने नहीं मांगे तो कब हमने तुमसे मांगे थे? जब सारा प्रशासन चुप है, डीएम चुप है 2 लाख के आरोप को सुन करके, एसडीएम चुप है 2 लाख के आरोप को सुन करके, सीओ ने भी एक बार मुझे आश्वासन दे दिया कि मैं खाली करा दूंगा। सीओ ने, सीओ अस्थाना, जेएन अस्थाना नाम का सीओ, ये तय हो गया कि आज शाम को ये खाली करा, क्योंकि एसपी के आदेश थे कि तुरंत पुलिस कार्रवाई किया जाए, उचित कार्रवाई जांच करके। जब सारी बात मेरे पास मौजूद थी, तो ये तय हुआ कि बुलडोजर से वो जो है ध्वस्त करा दी जाएगी। बुलडोजर भी तैयार कर लिया गया, बुलडोजर तैयार कर लिया गया, उसके बाद भी दुकान नहीं तोड़ी गई। हाँ, कारण बुलडोजर किसने मंगाया था और बुलडोजर किसके द्वारा तैयार किया? कारण ये हुआ था कि जब बुलडोजर तैयार हो गया, मैं ही उसे तय करके लाया, मैंने बताया कि मैं बुलडोजर तैयार है, तो और इधर एसपी साहब के आदेश थे, तो सीओ ने अपने पुलिस वालों को, अपने उसको बुलाया, जो वो था उनका जो, तो उसे बुलाया, तो उसने कहा कि देखो भाई सुनो, आज बिंदुई की दुकान खाली हो जानी चाहिए, बुलडोजर से चल बुलडोजर लाएंगे, उसे 5 रुपए का काम है, ध्वस्त हो जाएगी। और ऐसा है क्योंकि बिंदुई के गैर कानूनी है, 2 लाख रुपए तो दे ही देंगे। अच्छा, उसके बावजूद भी आपके कार्य को गैर कानूनी बताया गया? हाँ, ये कहते, ये मैं उन्हीं के शब्दों को दोहरा रहा हूं, अस्थाना के शब्दों को, कि भाई आज इनकी दुकान खाली करा दो, बिंदुई जी का गैर कानूनी काम है। मतलब एसपी के आदेश की धज्जियां सीओ और थाने की पुलिस के द्वारा उठाई गई। बोले इनका गैर कानूनी काम है, 2 लाख रुपए तो दे ही देंगे। तब मैंने सीओ से थाना से कहा, महोदय मेरे पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं, 2 मांगोगे 4 दूंगा, 4 मांगोगे 8 दूंगा, 8 मांगोगे 16 दूंगा, 16 मांगोगे 32 दूंगा, मेरे पास सारे साक्ष्य मौजूद है, मैं असली मालिक हूं। और तुम जो गैर कानूनी कह रहे हो, आज अगर ये गैर कानूनी काम हुआ मेरा, तो अस्थाना साहब 2 लाख तो छोटी चीज है। मैंने कहा मैं अपने नाक और कान काट करके आपकी टेबल पे रख दूंगा। अगर मेरा काम गैर कानूनी हुआ तो नाक और कान काट करके मैं आपकी टेबल पे रख दूंगा। लेकिन मेरा गैर कानूनी काम है नहीं, तो मैं 2 लाख रुपए क्यों दूंगा आपको? उसके बाद ही फिर कहानी बदल गई उनकी पुलिस की। जब मैंने 2 लाख देने से इनकार कर दिया, तो जो पुलिस वाले मेरी मदद कर रहे थे सीओ के आदेश पे, उनने फोन मिलाया उसे, जो बुलडोजर चलाने वाला था, उसी को फोन मिलाया, और क्यों भाई तुम इन बिंदुई की दुकान पर ध्वस्त बुलडोजर चला दोगे? इस तरीके से आखिर बेचारा वो समझ गया, बोले इसकी भाषा को नहीं समझेगा। जो आपके यहाँ जो बुलडोजर वाला आया था, उसको सीओ और पुलिस दोनों की मिली भगत से हड़का दिया। बोले तुम तोड़ दोगे, तो ही मना कर गया, वो समझ गया कि हाँ पुलिस राजी नहीं है। तो ये कहानी है सीओ अस्थाना की। मैंने उनके उसके आगे भी मैंने प्रदर्शन किया,
मैं 2 लाख रुपए नहीं दूंगा। सीओ, मेरा काम गैर कानूनी नहीं। मैंने इस तरह का प्रदर्शन भी किया तहसील सिकंदराबाद में। सीओ की ऑफिस के सामने सारे अधिकारी छोड़ के भाग गए और तहसील में मैंने जनता प्रदर्शन किया पूरी तहसील में घूम के, और सीओ की कोठी के आगे भी मैंने धरना दिया कि मैं 2 लाख रुपए नहीं दूंगा, सीओ गैर कानूनी काम में नहीं करूंगा, मुझे मेरा हक चाहिए। उसके बाद भी वीडियो मेरे पास है, वो भी कब। मतलब बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लगातार आपके हित में फैसले करते रहे, लेकिन थाना और जो नजदीकी एसएचओ, सीओ, जो पुलिस है, वो उसको हवा उड़ाती रही। उन कानूनों के जो आदेश थे उनको गधा दिखा दी। आखिर इस विषय में आप क्या कहेंगे? जो प्रशासनिक अधिकारियों ने, जो बड़ों ने आपका सहयोग भी करना चाहा, लेकिन पुलिस ने आपका सहयोग नहीं किया, पुलिस के लिए क्या कहेंगे? असल में बात यह है कि अधिकारी तो एसपी और जनता दरबार में मजबूत थे। जनता दरबार में मेरे साक्ष्यों के सामने जब सारे साक्ष्य दे रहा हूं, तो जनता दरबार में वो अपने अधीनस्थ अधिकारी को वो मजबूत थे आदेश देने के लिए। लेकिन क्योंकि उधर सीओ भी भ्रष्ट अचानक और इधर धर्मेंद्र सिंह वो थे भ्रष्ट, दोनों के दोनों 2 लाख रुपए मांगे, इसलिए तो उनने काम नहीं किया। और थाने ने इसलिए काम नहीं किया क्योंकि वहां मेरा साले का साला है जो दरोगा है, तो वो आकर के धमका देता था उनको कि मेरी बहन का मसला है। यहां तक कि मैंने मुकदमा भी कायम किया, तो तब भी उसने, जो मेरा जांच अधिकारी था, उससे भी ये कहा कि मेरी बहन का नाम निकाल दो जांच में से। तो दरोगा कुछ ईमानदार था, उसने कहा भैया मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि इनके जुर्म सारे सिद्ध हो रहे, पूरे दस्तावेजों के आधार पर जुर्म ये वो हो रहे। अगर तुम्हें अपनी बहन का नाम नहीं करवाना तो जांच की अधिकारी को दिलवा दो, मैं नहीं निकाल पाऊंगा। इसलिए उसके नहीं हुए। और वहां का जो शहर कोतवाल इस समय शर्मा है नाम, ऐसा ही है कुछ, उसने मुझे कई बार जब मैं जाता हूं तो बड़े सम्मान के साथ बिठाता है। बोले बिंदोई चिंता मत करो, छाती ठोक के कहता है वो शर्मा, वो चिंता मत करो, बस 1 आध हफ्ते में मुझे समय दे दो, मैं तुम्हारी दुकान को तुम्हारे कब्जे करा दूं। आश्वासन देते हैं मगर कब्जा कोई नहीं करता। कब्जा कोई, कभी होली का बहाना, कभी कहीं किसी आंदोलन का बहाना, कभी किसी चुनाव का बहाना। कारण यही है कि सब पुलिस की साठगांठ है और इधर मुझसे 2 लाख रुपए में मिल नहीं पा रहे। तो इधर रिश्तेदारी का मसला, और फिर मेरे साले का मकान जो है, जो आरोपित है, उसका मकान कोतवाली के बिल्कुल सामने है, गेट के सामने। तो यारी है, उनकी दोस्ती है, रोज तो नमस्ते होती होगी उन्हें। तो असल बात है, मेरी ये शिकायत है, मैं सब ये लेकर के चल रहा हूं। हमारे योगी जी, माननीय योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, ये कहते नहीं थकते किस देश में, प्रांत में, प्रदेश में उनका उत्तम प्रदेश बन गया। वो उत्तर प्रदेश नहीं कहते प्रदेश, वो कहते हैं उत्तम प्रदेश बन गया। कारण तो भ्रष्टाचार का सफाया हो गया है। वो ऐलान करते हैं, तमाम अखबारों में भी मेरे पास कटिंग है, वो ये कहते हैं कि ऐसे अधिकारी जो रिश्वत मांगते हैं उन्हें वीआरएस दो। मैंने भी अपने आंदोलन में ये मांग किया, कहो मुख्यमंत्री जी, आप तो अपने उसको उत्तम प्रदेश कहते हैं, भ्रष्टाचार विरोधी, ये तो खुलेआम मुझसे एसडीएम और सीओ 2 लाख मांग रहे, क्या है तुम्हारे पास? खुलेआम मैंने कहा। एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का साफ आदेश है कि किसी भी भू माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। इधर आपकी जमीन आपके नाम है, आपका सब कुछ है, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी तो आपका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस से लेकर सीओ से लेकर एसएचओ तक ये आपका सहयोग नहीं कर रहे। आखिर पुलिस जो है लगातार बड़े अधिकारियों के आदेश की अवहेलना कर रही है। इस विषय में आप क्या विचार रखना चाहेंगे? क्या बाबा योगी आदित्यनाथ जी लगातार इन पर कार्रवाई नहीं कराना चाहते या बड़े प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई नहीं करते?
दरअसल असल में ये है, केवल बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की बात नहीं है, ये सरकार का कैरेक्टर ही ऐसा है। ऐसी कौन सी जगह है जहां भ्रष्टाचार नहीं है? तहसील में भ्रष्टाचार नहीं है सरेआम? ऐसी कौन सी जगह है? थाना हो, तहसील हो, कोई अदालत हो, कौन सी जगह है जहां भ्रष्टाचार नहीं है? ये केवल दिखावा है हमारे योगी जी का कि भ्रष्टाधिकारियों को बीआरएस दिया जाएगा। मैं कहता हूँ 10 क्षेत्र है उनके द्वारा जारी, सब लोग कहते हैं कि 10 क्षेत्र पे सीएम कंप्लेंट योजना है, 10 क्षेत्र पे कर लियो ये हो जाएगा। ये कुछ नहीं होता। मेरे पास कम से कम 10 साक्ष्य है, मेरे पास 10 बार मैं 10 क्षेत्र पे अपनी शिकायत दर्ज करा चुका हूँ। सिवाय औपचारिकता के 10 क्षेत्र पे कुछ नहीं होता। यहां तक कि मैंने 10 क्षेत्र पे फोन पे ये भी कहा है कि देखो भाई, या तो तुम काम करो, और यदि तुमने काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऑफिस के सामने ही बैठ करके धरना दूंगा। 10 क्षेत्र के सामने, और मैंने लेटर भी भेजा है उनके एड्रेस कि ये नाटक बंद कर दीजिए। 10 क्षेत्र के नाम पे, भ्रष्टाचार निरोधक के नाम पे और सुशासन के नाम पे जनता को धोखा दिया जा रहा, क्योंकि मैं 10 सालों से लड़ रहा हूं। आखिर जो आप बता रहे थे कि हाथरस के जिलाधिकारी से हमने संपर्क किया, जिलाधिकारी ने आपको किस तरह से अपने तरीके से डील किया और क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? जिला अधिकारी ने, जो नए जिला अधिकारी आए हैं, तो वो जो है ऐसा ही नाम है, अब मैं भूल रहा हूँ, तो उन्होंने जो है मुझे कई बार आश्वासन दिया, बोले आपको न्याय मिलेगा। जांच भी मेरे उस पे बिठा ली, जिसमें न्यायिक जो एडीएम को जांच भी दी गई। न्यायिक एडीएम ने सारे मेरे साक्ष्य देखे और मुझे आश्वासन दिया, कहा कि आज ही विद्रोही जी को न्याय मिलना चाहिए। और फिर मुझे केवल आश्वासन ही मिला, और फिर मैं जब बार बार मैं जाने लगा तो एक बार जो है मुझसे उन्हीं डीएम ने जो कहते थे कि नहीं तुमको न्याय मिलेगा, वो कहने लगे विद्रोही तुम्हारा मामला तो सिविल का है, तुम वहां सिविल कोर्ट जाओ, हमारे यहाँ क्या है। मैंने उनसे कहा कि महोदय ये बताइए कि ये 420 कब से सिविल में आ गई? ये फर्जी वसीयत बनाना कब से सिविल में आ गई? फिर उन्हें धाराओं को गिनाया मैंने आईपीसी की धारा 420, 465, 68, 471, 120 भी। महोदय क्या ये सिविल में है? फिर मैंने उनसे दूसरा सवाल किया कि ये बीएनएस की धारा 315, 316, 1, 2, 335, 351, ये क्या सिविल की धारा है? जो अमानत में खयानत का अपराध है, यह क्या सिविल की धारा है? आईपीसी की धारा 405, 406, 506, 448, ये क्या सिविल की धारा है? तो ये जब मैंने धाराएं जब व्याख्या किया डीएम के सामने, तो डीएम साहब बोला, अरे ये तो पागल आदमी है, पागल से बाहर निकालो। और अपने कर्मचारियों के द्वारा धक्का दे करके मुझे, आखिर एक जिले का मुखिया, जिला अधिकारी और इतना बड़ा एक्शन लेना, आखिर जिला अधिकारी आपको पागल कैसे करार दे सकता है? हाँ, उसके बाद मैंने जो उन्हें पागल करार दे दिया, तो मैंने एक पर्चा लिखा। देखिए अभी मैं पर्चा दिखाऊंगा आज। तो मैंने पर्चा लिखा, उसमें मैंने सवाल पूछे, और इस पर्चे को मैंने पूरे डीएम ऑफिस में, हर ऑफिस में, कार्यालय के, डीएम कार्यालय के जितना भी ऑफिस है, चाहे चपरासी हो, चाहे बाबू हो, चाहे एडीएम हो, एजीएम हो, सबको मैंने दिखाया, और सब जगह एक एक पर्चा मैंने दिया। और ये सवाल किया जनता के सामने भी कि देखो हमारे डीएम साहब अतुल बत्सी कितने योग्य हैं, जो ये भी जानते हैं कि आईपीसी की धारा 420, 465, 67, 68, 471 ये किसी उसकी नहीं, फौजदारी की नहीं, क्राइम नहीं, ये सिविल है। ये हमारे डीएम साहब कितने काबिल है। फिर मैंने ये भी कहा
देखो हमारे डीएम साहब इतने योग्य हैं हाथ रख के, जो ये भी जानते हैं कि बीएनएस की धारा 315, 16, 51, 35 ये सब की सब जो है सिविल की धारा है, ये अमानत में खयानत की धारा नहीं है। 405, 406, 506 हमारे डीएम साहब कितने योग्य हैं, ये मैंने चौंगे पे भी लिखा, चौंगे पे लेकर के फिर मैंने वहां प्रदर्शन भी किया, और जिसपे मैंने लिखा कि महोदय अगर ये उपरोक्त धाराएं बीएनएस और आईपीसी की धाराएं अगर ये सिविल की है और महोदय आपकी नजरों में विद्रोही पागल है, तो महोदय मेरी प्रार्थना है कि इस पागल को खुला क्यों छोड़ के दे जाए, क्यों खुला छोड़ रहे, इस पागल को अविलंब किसी पागल खाने में भेज दिया जाए, पता नहीं क्या अपराध करे। ये मैंने वहां पूरा प्रदर्शन किया, इसके सारे साक्ष्य भी वीडियोग्राफी मेरे पास मौजूद है। देखिए लगातार पीड़ित अपनी बात रखता है, लेकिन सच बोलने वाले के गले में घंटी बन जाती है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों से ये गुहार तो लगाते हैं, लेकिन उस गुहार का फायदा इस व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि एसएसओ से लेकर एसओ से सीओ से लेकर पुलिस तक मिल जाती है और बड़े अधिकारियों के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। आखिर यही खेल चलता रहा तो सच को उजागर कौन करेगा? कैमरामैन हटा दो।